साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है एग्जाम प्लस 21 के यूट्यूब चैनल पर। हम लोग इस वीडियो श्रृंखला में टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर के बात कर रहे हैं, जिसमें प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में आए हुए प्रीवियस ईयर प्रश्नों को एक एक करके देख रहे हैं। राइट, तो उसी प्रश्नों की श्रृंखला में आगे और भी नए प्रश्नों को हम देखेंगे और ध्यान रखेंगे कि हम इन सारे प्रश्नों को लाइव उत्तर नहीं देख रहे हैं। राइट, कि आपके लाइव उत्तर के आने के बाद हम आपको बतावें कि कौन सा उत्तर सही होगा। इसमें आपको अपना अवलोकन खुद से करना है और आप वीडियो को पॉज करके सही उत्तर का अपने मन में चयन करिए या लिखिए उसको, और उसके बाद से फिर उस पर विचार करिए। राइट, तो चलिए इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा इस वीडियो का पहला प्रश्न है कि राष्ट्रवादियों ने बंबई के निकट पहली बार गुप्त ट्रांसमीटर का उपयोग किया था। राइट, तो किस आंदोलन में किया था या कब किया था, यह आपसे प्रश्न बन सकता है। या इसके साथ साथ प्रश्न बन सकता है कि लाइव प्रसारण किसने किया था। राइट, कौन नियमित रूप से इसमें प्रसारित हो रहा था, क्लियर, कौन बोलता था। तो आपको ये सारे प्रश्नों को समझना होगा। चलिए, यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन हैं। सहयोग आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन के पहले चरण में, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे चरण में, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन में। आपका सही उत्तर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। समय कौन सा था? 1942 का समय था। और भारत छोड़ो आंदोलन को और तीव्र गति देने के लिए संचार माध्यमों में पहली बार बंबई के आसपास के क्षेत्रों में, बंबई के केंद्रों से कांग्रेस के द्वारा प्रसारण स्टार्ट किया गया, प्रारंभ किया गया। जो प्रसारण करने वाली पहली महिला थी उषा मेहता। उषा मेहता, नाम ध्यान रखिएगा, उषा मेहता। उषा मेहता, राइट, उषा मेहता ने पहली बार प्रसारण स्टार्ट किया था, प्रारंभ किया था। यही लगातार बोलती थी। लेकिन एक नाम और आता है राम मनोहर लोहिया का। राम मनोहर लोहिया जो है, राम मनोहर लोहिया, यह नियमित रूप से कांग्रेस रेडियो में बोलते थे, लेकिन यह बहुत दिनों तक नहीं चल पाया। नवंबर 1942 में पुलिस ने इस ट्रांसमीटर को पकड़ लिया और फिर उसे बंद भी कर दिया, खोज निकाला और जब्त कर लिया था। उसके बाद प्रसारण नहीं हुआ, फिर बाद में कुछ दिनों के बाद फिर से प्रारंभ हुआ। राइट, तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में पहली बार मुंबई के आसपास केंद्रों से ट्रांसमीटर के माध्यम से प्रसारण प्रारंभ किया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान धार्मिक नेताओं के असंतोष का निम्न में से कौन सा प्रमुख कारण है। आप जानते हैं कि 1857 पहली बार स्वतंत्रता को लेकर के बिगुल फूंका गया, लेकिन कुछ कारणों से स्वतंत्रता का यह आंदोलन रुक गया। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि धार्मिक नेताओं के असंतोष का कारण क्या था। मंगल पांडे का तो नाम सुना ही होगा। मंगल पांडे ने स्टार्ट किया बैरकपुर छावनी से, लेकिन उनका कारण कुछ और था। धार्मिक नेताओं के असंतोष का कारण वो नहीं था। राइट, तो आपको इसमें से चुनाव करना है कि ईसाई धर्म प्रचारकों की जो गतिविधियां थी वो ज़्यादा बढ़ रही थी, क्या इसकी वजह से असंतोष था, या फिर भारतीय समाज व्यवस्था में सुधार का एक प्रयास था, क्या इसकी वजह से था। मंदिर मस्जिद से जो संग्लिड माफी यानी खालसा भूमि से भी कंपनी सरकार द्वारा कर वसूला जाता था, क्या ये कारण था। या फिर सेना में ईसाई धर्म प्रचारों की तरह मौलवी पंडितों को प्रवेश नहीं मिल रहा था, क्या ये कारण था। तो इनकी असंतोष का जो जेन्युइन कारण है वह ये था कि ईसाई धर्म प्रचारकों की जो गतिविधियां थी, जो गतिविधियां बढ़ रही थी, यह एक जो है विशेष कारण था। राइट, जो कि 1857 के दौरान धार्मिक नेताओं का कारण था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। यह कथन किसका है? अभिरक्षण की मांग करने वाले मुसलमान मूर्ख हैं तथा इसे अस्वीकारने वाले हिंदू उनसे ज़्यादा मूर्ख हैं। ये बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है और कई तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सिविल सर्विसेज के भी एग्जाम में यह प्रश्न
पूछा गया है, काफी पॉपुलर प्रश्न है ये इतिहास का, राइट, स्टेटमेंट से संबंधित। ठीक है, तो ये किसका है, अबुल कलाम आजाद का या मोहम्मद इकबाल का या मोहम्मद अली जिन्ना का या जवाहरलाल नेहरू का। आपको इसमें चुनाव करना है, क्योंकि इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है, ये केवल स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट है मोहम्मद अली जिन्ना का। अपने भाषण में इन्होंने कहा था कि अभिरक्षण की मांग करने वाला मुसलमान मूर्ख है और इसे स्वीकारने वाले हिंदू उससे ज़्यादा मूर्ख हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट का प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस का जन्म सेफ्टी वॉल्व के रूप में हो रहा है, यह किसका कथन है। ज़्यादातर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। एवो ह्यूम का, वेंडर वर्न का, ये यहाँ आ गया है, डब्ल्यू सी बनर्जी का, लॉर्ड डफरिन का, इनमें से किसका यह कथन है, राइट। तो यह स्टेटमेंट किसका है, वेंडर वर्न का, राइट। स्टेटमेंट क्या था, ये वेंडर वर्न जो है ह्यूम का, एवो ह्यूम की जो है जीवनीकार के रूप में भी वेंडर वर्न को जाना जाता है। और इन्होंने लिखा है कि भारत में असंतोष की बढ़ती हुई शक्तियों से बचने के लिए एक अभय द्वीप यानी सेफ्टी वॉल की आवश्यकता है और कांग्रेसी आंदोलन से बढ़कर यह सेफ्टी वॉल कोई दूसरी चीज नहीं हो सकती है, राइट। तो वेंडर वन का यह स्टेटमेंट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में प्रथम औद्योगिक हड़ताल कब और कहां किया गया। 1856 में बंबई के कपड़ा मिलों में, 1885 ईस्वी में बंबई के कपड़ा मिल में, 1877 ईस्वी में ऊनी कपड़ा मिल कानपुर में, या फिर 1905 में ऊनी कपड़ा मिल कानपुर में, या फिर 1906 में कोलकाता की जूट मिल में। तो पहली बार हड़ताल कब स्टार्ट किया गया था, 1885 ईस्वी में बंबई के कपड़ा मिलों में, राइट। पहली बार औद्योगिक हड़ताल था और इसके लिए जो भी मिल मालिक थे उनको जिम्मेदार ठहराया गया और मजदूरों ने वहां पर हड़ताल कर दिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के इतिहास से पूर्व पाषाण युग के लोगों का प्रमुख उद्यम क्या था। कौन से व्यापार में लिप्त थे, कब के लोग, ध्यान रखिएगा, पाषाण युग के पहले के लोग, राइट, यानी आपको स्टोन एज के पहले जाना है, राइट, और हिम युग के बाद रहना है, राइट, हिम युग के बाद, आइस एज के बाद। तो आप जानते हैं कि वह जो समय था उस समय में मानव अज्ञानी था, राइट, उसका जो जीवन था वह खानाबदोश का जीवन था। खानाबदोश का जीवन मतलब कि रास्ते में जो मिल गया खा लिया, पेट भर लिया, फिर आगे चलते गए, राइट, उसका कोई वास्तविक जीवन नहीं था। ठीक है, तो वह जो है किस पे डिपेंड करता था, शिकार पर, फलों पर, राइट, जो भी मिला खा लिया जंगलों से तोड़ करके और फिर अपना उठे कहीं और चले गए। ठीक है, तो पाषाण युग के बाद कृषि वगैरह तो मध्य पाषाण काल का है, राइट, पशुपालन भी मध्य पाषाण काल का है, राइट, मध्य पाषाण काल, और एक तरह से आप कृषि को नव पाषाण काल में भी मान सकते हैं। ठीक है, पशुपालन भी उसी समय जब मानव धीरे धीरे स्थिर हुआ। पाषाण युग, स्टोन एज को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है पढ़ने के लिए। पहला है निम्न पुरा पाषाण काल, राइट, पाषाण काल से तात्पर्य क्या है, पत्थरों का उपयोग जब जीवन में आया मानव के, निम्न पुरा पाषाण काल। तो पुरा पाषाण काल यानी जो पहले का काल था, तो पुरा पाषाण काल, फिर आता है मध्य पाषाण काल और फिर आता है नव पाषाण काल। तो पुरा पाषाण काल में मानव धीरे धीरे पत्थरों के उपयोग से शिकार करना स्टार्ट किया था। बाकी उसके पहले तो वह पूरी तरह से शिकार पर ही जानवर को मार करके खा लेता था। ठीक है, कोई आग वगैरह को भी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य पाषाण काल की मुख्य विशेषता क्या है, लघु पाषाणोपकरणों का उपयोग, मतलब कि लघु यानी छोटे पाषाणों का उपयोग, घरों का उपयोग, कपड़ों का उपयोग, या इनमें से कोई नहीं, राइट। तब आपका यहाँ पे क्या उत्तर सही होगा, आपका उत्तर यहाँ पर सही होगा लघु पाषाण उपकरणों का उपयोग, राइट, छोटे किस्म के औजार, इसको आप माइक्रोलिथिक एज भी कहते हैं मध्य पाषाण काल को। माइक्रोलिथिक
एज या युग। राइट। माइक्रोलिथिक का मतलब क्या है? छोटे पत्थरों का औजार। राइट। इनकी लंबाई बताई गई है लगभग 1 से लेकर के 8 सेंटीमीटर तक, जिसमें आप ब्लेड, कुछ नुकीले औजार या क्रोड, राइट, ये सब औजारों के नाम हैं। क्रोड, ब्लेड, इन सब का उपयोग जो है करता था। जो त्रिकोण भी होते थे, ज्यामितीय कार भी हुआ करते थे। चलिए अगला प्रश्न है, क्या मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाण काल से संबंधित है? उत्तर इसमें पूछा नहीं है कि किस काल का है, मिट्टी का बर्तन कहाँ से मिलना स्टार्ट हुआ। राइट। केवल पूछ रहा है क्या नवपाषाण काल से संबंधित है। सही है, सही नहीं है, या सही हो सकता है या असत्य भी हो सकता है। उत्तर क्या सही होगा इसमें? तो आपका सही होगा उत्तर असत्य। आप जानते हैं नवपाषाण काल, नवपाषाण काल के बाद कौन सा युग आता है? नवपाषाण काल में ही के अंत तक में ही मानव तांबे का खोज कर लेता है। राइट। ताम्रपाषाण काल जिसे कहते हैं, और उसी के जस्ट बाद हड़प्पा सभ्यता जो उसी से संबंधित है। राइट। तो मिट्टी के बर्तन से भी हमें पुराने साक्ष्यों इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। राइट। लेकिन ये नवपाषाण काल के बाद, यानी आप कह सकते हैं कि लगभग ताम्रपाषाण काल से, क्योंकि नवपाषाण काल में मानव कृषि करना सीख चुका था। अब कृषि करने के बाद उसको अनाजों को रखने की आवश्यकता पड़ती थी, तो सबसे पहले तो उसने पत्थरों के मटके बनाए, लेकिन बाद में धीरे धीरे, क्योंकि वो भारी होता था, उसे एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में दिक्कतें आती थी। इस वजह से मिट्टी के बर्तन स्टार्ट हुए, मिट्टी के मृतभांड मिले। आपको लाल और काले मृतभांड हड़प्पा सभ्यता से मिलेंगे। राइट। जो इसका एक प्रमुख उदाहरण है, और उसके बाद अलग अलग प्रकार के मृतभांड आपको दिखाई देंगे। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है, चावल के प्राचीनतम उल्लेख किस स्थान से संबंधित है? यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है, और लगभग कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि चावल के साक्ष्य जो है कहां से मिलते हैं। महादहा, सराय नाराय, कोल्डियवा या भीमबेटका। तो सही उत्तर आपका क्या होगा? कोल्डियवा। कहां पर है? बेलन घाटी में। राइट। बेलन घाटी। बेलन घाटी क्या है, कहां पर है? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, आधुनिक प्रयागराज। आधुनिक प्रयागराज के दक्षिण में है। राइट। और यहाँ के आसपास से लगभग 6000 BC के आसपास जो है धान उगाने के साक्ष्य मिलते हैं। और ये केवल भारत के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के सबसे पुराना साक्ष्य माना गया है चावल उगाने में, धान की खेती करने में। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में कृषि के प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिले हैं? जगह का नाम पूछा है, लोकेशन पूछा है, तो इतिहास की जो मानचित्रावली है उसे जरूर पढ़ें। मैं उस पर भी क्लास लेकर के आप सभी लोगों के लिए लाऊंगा कि किस तरह से कहाँ कहाँ पर क्या क्या मैपिंग के माध्यम से इतिहास को कैसे समझ सकते हैं, कौन से स्थान महत्वपूर्ण हैं और उन स्थानों की क्या क्या विशेषताएं हैं। मैं उस पर भी क्लास लाने वाला हूँ जल्दी। ये सब सारी क्लासेस आप लोगों के लिए फ्री में होगी। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले पुराने कृषि के साक्ष्य कहाँ से हैं? मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। और मेहरगढ़ कहाँ पर है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आपको मिलेगा। राइट। जहां पर नवपाषाण कालीन बस्ती प्राप्त होती है। नवपाषाण कालीन बस्ती और कच्चे घरों के भी साक्ष्य यहां से मिलते हैं। और यहीं से गेहूं के 3 तथा जौ की 2 किस्में, ध्यान रखिएगा, गेहूं की 2 किस्में और जौ की 3 किस्में, और जौ की 2 किस्में जो है प्राप्त होती हैं। तो कृषि के भी प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से? नवपाषाण काल में के मिलते हैं। कहाँ पर? बलूचिस्तान प्रांत, पाकिस्तान। जगह का नाम क्या है? मेहरगढ़।
अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? मोहनजोदड़ो का महाजलकुंड, या फिर मोहनजोदड़ो का स्नानागार, या हड़प्पा का राजा का महल, हड़प्पा के राजा का महल। इनमें से बताएं कौन सा उत्तर सही होगा। चौथा कोई नहीं, तो आपको यहाँ पे तीनों को छोड़ करके चौथा कोई नहीं लगाना है, क्योंकि मोहनजोदड़ो का अन्नागार, ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो का क्या अन्नागार, राइट, सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी यानी जो इमारत मानी जाती है, जो कि अनाज को के भंडारण के लिए उपयोग की जाती है। इसकी लंबाई चौड़ाई बताई गई है लगभग 45.71 मीटर लंबा और 15.33 मीटर चौड़ा, राइट। तो इसका जो उपयोग था, जरूरी नहीं है कि पूरे लोगों का अन्न का भंडारण यहाँ पे किया जाता था। ऐसा माना गया है इतिहासकारों के द्वारा कि संभवतः अनाज के रूप में जो टैक्स लिया जाता था, कर लिया जाता था, उसको इकट्ठा करके यहाँ पर रखा जाता था। ठीक है, चलिए सही उत्तर का चुनाव करें कि मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की खोज किसने की थी। बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। मार्शल, माधव स्वरूप वत्स, आर.डी. बनर्जी या फिर कनिंघम ने। तो ध्यान रखिएगा, इसका श्रेय किसे जाता है? आर.डी. बनर्जी को, जो कि पुरातत्ववेत्ता थे, राइट। इन्होंने ही जो है मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की खोज की थी। तो ये फैक्चुअल है, इसमें कुछ ज़्यादा बताने के लिए नहीं है। किस काल से स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? स्वास्तिक देखा होगा आपने, तो इसका साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है? वैदिक काल से, हड़प्पा काल से, मौर्य काल से, गुप्त काल से। तो स्नान कुंड के ही पास हड़प्पा काल में स्वास्तिक चिन्ह मिलता है। ऐसा माना जाता था कि लोग किसी पर्व के लिए, त्यौहार के लिए या देवताओं को खुश करने के लिए कुछ पूजा पाठ किया करते थे, जहाँ से स्वास्तिक चिन्ह वहाँ के स्नानागारों से प्राप्त हुआ है, राइट, वहाँ से कुंडों से प्राप्त हुआ है। क्लियर। सिंधु घाटी के समाज में कौन सा पशु शक्ति के प्रतीक से संबंधित था? वृषभ यानी बैल, घोड़ा, सिंह या गज यानी हाथी। कौन सा उत्तर सही होगा? ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी समाज के लोगों में बैल को वीरता का या पशु को जो है शक्ति का प्रतीक माना गया है। ठीक है, और इसका अनेक स्थानों से जो है जो मोहरें मिली हैं, क्वाइंस मिले हैं, सिक्के मिले हैं, ताम्रपत्र मिले हैं, इन सब पे जो है बैल को दर्शाया गया है, जो कि शक्ति प्रतीक के रूप में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के किस मंडल में शुद्ध शब्द का उपयोग हुआ है? सॉरी, यहाँ पे एक गलत हो गया है, शूद्र शब्द का उपयोग हुआ है या उल्लेख हुआ है। पहले, दूसरे, 8वें और 10वें। बहुत ही आसान सा प्रश्न है वैदिक सभ्यता का, राइट। तो ध्यान रखेंगे 10वें मंडल में। ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में कौन सा सूक्त है? पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त का प्रयोग किया, पुरुष सूक्त है, और उसमें एक विराट पुरुष की चर्चा की गई है, और यह कहा गया है कि विराट पुरुष से, और इसी पुरुष सूक्त में सबसे पहले किसका? वर्णों का जो है, वर्ण के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। बताया गया है पुरुष सूक्त के 10वें मंडल के ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में बताया गया है कि एक विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण की, भुजाओं से क्षत्रिय की, जंघाओं से वैश्य की और पैरों से, राइट, शूद्र की उत्पत्ति हुई है। तो शूद्र शब्द का सबसे पहले उपयोग कहाँ किया गया है? 10वें मंडल में पहली बार पुरुष सूक्त से प्राप्त होता है, राइट। तो ये इस वीडियो सेशन के जो है आपके क्वेश्चन थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आगे नए प्रश्नों के साथ में कि कौन कौन से और प्रश्न पूछे गए हैं, राइट। और लगातार इस सीरीज को आप फॉलो करते रहें, क्लियर, शेयर भी करते रहें, जो और भी लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो सके, राइट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।